We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी से शुरू और आज कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन हिस्ट्री और माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसके शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपूर्व शास्त्री के हिसाब से ही जाएंगे। तो हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करेंगे जिसमें हम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक फीचर्स होता है वो कवर अप करेंगे। स्टेनिंग कवर अप करेंगे, अपना माइक्रोस्कोपी कवर करेंगे और कल्चर मीडिया। ठीक है, ये सब हम करेंगे। इम्यूनोलॉजी हम साथ के साथ कर ही रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस तक हम पहुंच गए हैं। उसके आगे बस थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिसीज़ वाली चीज़ है वो भी कवर कर लेंगे। तो हमारी ये 2 यूनिट हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो ये वाली जो हमारी 3rd यूनिट है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, ये छोटी सी यूनिट है और मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसको कवर अप कर दूँगी। फिर हम मेनली सीधा आएंगे सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम न्यू कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे है और हमें एक अलग तरीके से उसे डिसीज़ वाइज पढ़ना है। तो हम जितना जल्दी ये शुरू करेंगे हमें उतने अच्छे से ये समझ आएगा, क्योंकि बाकी किसी बुक में ऐसे सिस्टम वाइज नहीं दे रखे एक्सेप्ट अपूर्व शास्त्री। तो हम इसलिए अपूर्व शास्त्री के हिसाब से ही जाएंगे। तो इसमें हम जैसे ब्लड स्ट्रीम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्किन, CNS, रेस्पिरेटरी, तो इनके अंदर जो हमारी डिसीज़ होगी और उनमें जो हमारे वायरस, फंजा, बैक्टीरिया ये सब होंगे, पैरासाइट्स, तो उसके साथ साथ हम वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी का। तो मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हमारे मेनली कौन आते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों कहते हैं उनको प्रोकैरियोट्स? क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि एक हमारे एनिमल सेल या फिर एक जो यूकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला सेल होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एकदम अलग अलग है। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। फंजाई, पैरासाइट्स, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल, ये सब यूकैरियोट्स होते हैं। जो वायरस होता है ना, वो वायरस ना तो प्रोकैरियोट होता है ना ही यूकैरियोट, वो इनके बीच में लाई करता है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो एक लिविंग सेल की तरह बिहेव ही नहीं करता, लेकिन एक्सेप्ट वन फीचर, दैट इज़ कि उसको रेप्लिकेशन आती है और रेप्लिकेशन एक लाइव ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है। उसके अलावा वो सिर्फ जब होस्ट में आता है तब अपना मैकेनिज्म शो करता है, वरना वो एक डेड की तरह ही रहता है। न्यूक्लियस अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स का तो डिफ्यूज़ होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोट्स का वेल डिफाइंड होता है। जो न्यूक्लियस के साथ साथ हमारी जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, ये सब एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिजन से करेगा और यूकैरियोट्स में माइटोसिस, मियोसिस, ये एकदम अच्छे वाले सेल डिवीजन होते हैं। क्रोमोसोम हमारे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही होगा, वो भी सर्कुलर, और यूकैरियोट्स में बहुत सारे होंगे, लीनियर। ठीक है, जो हमारे प्रोकैरियोट्स का हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है ये हमारे प्लाज्मिड में मिलता है और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कौन? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये हमारी डज नॉट कंटेन स्टेरॉल्स एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा और यूकैरियोट्स में इट कंटेन्स स्टेरॉल। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स में उनके अंदर स्टेरॉल्स होता है, लेकिन प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स नहीं होते हैं। जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा ER, ये सब जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब एब्सेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्ट राइबोसोम, और हमारे यूकैरियोट्स में ये सब सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो होता है 70S का, और जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है वो होता है 80S का। जो हमारी साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम होती है, जो कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसी का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। मीजोजोम एक अलग सब अंदर से बल्ज आउट निकलता है, वो हमारा मीजोजोम होता है, उसी से हमारी साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। और ये दूसरा हमारा यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन है। पिनोसाइटोसिस हमारी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री में कि कुछ लोग थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत बड़ा हाथ रखा, उनके बहुत सारे हमारे अच्छे कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, इसलिए आज हम माइक्रोबायोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर पाए हैं।
तो पहले आते हैं हमारे एडवर्ड जेनर। इन्होंने हमारी पहली वैक्सीन निकाली थी और ये इन्होंने किया था काउपॉक्स वायरस से हमारे वेरियोली वैक्सीन निकाली थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। तो क्या करते थे, ये चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करते थे अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और इस वेरियोले वैक्सीन नाम से हमारा टर्म आया वैक्सीन। तो पहली वैक्सीन किसने डेवलप की, एडवर्ड जेनर। कहा क्या यूज़ किया था, काउपॉक्स वायरस, और किस डिसीज़ के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे लुइस पैस्चर। ये हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। अब क्योंकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो बहुत सारी चीज़ें तो की ही होगी। तो लुइस पैस्चर ने क्या क्या किया है, इन्होंने अपने फर्मेंटेशन के प्रिंसिपल्स निकाले। तो जो भी हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में हेल्प आएंगे वो सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस और ये सब इन्होंने लुइस पैस्चर ने ही दी है। इन्होंने कुछ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी, जैसे स्टीम स्टेरिलाइज़र, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव। तो ये जितने भी हमारे ये 3 स्पेशली है हमारे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स जो कि हमारे लुइस पैस्चर ने दी। कौन कौन से, स्टीम स्टेरिलाइज़र, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। फिर क्योंकि नाम में ही पैस्चर है और हमें पता है कि मिल्क पैस्चराइज मिलता है आजकल, तो पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहाँ से आया होगा, लुइस पैस्चर से आया होगा। लुइस पैस्चर ने हमारा एक वैक्सीन डेवलपमेंट भी किया कुछ डिसीज़ के अगेंस्ट, एंथ्रैक्स, फाउल कॉलेरा और रेबीज़। दोबारा रिपीट करती हूँ, एंथ्रैक्स, फाउल कॉलेरा और रेबीज़। जो हमारे लुइस पैस्चर है, इन्होंने डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और पोस्टुलेट किया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ को। इन्होंने कहा कि हमारा कोई भी डिसीज़ किसी गंदी हवा या वेपर से प्रोड्यूस नहीं होती, उस गंदी हवा और वेपर में प्रेजेंट हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ दी और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया। ये लिक्विड मीडिया कंसेप्ट लाए इन्होंने। एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, एक लिक्विड मीडिया लिया जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पैस्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। तो लुइस पैस्चर के हमारे क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, पहला कि इन्हें फर्मेंटेशन के प्रिंसिपल्स दिए, दूसरा कि इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी, स्टीम स्टेरिलाइजर, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव के। फिर थर्ड, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। फोर्थ, वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट एंथ्रैक्स, फाउल कॉलेरा एंड रेबीज़। Number 5th, he discovered disapproved the theory of spontaneous generation and postulated the germ theory of disease, in saying that the disease cannot be caused by bad air or vapor, but it is produced by the microorganisms present in the air. हमारा 6th, इन्होंने लिक्विड मीडिया कंसेप्ट दिया था, इन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यूज़ किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। एंड 7th, विच इज़ द लास्ट, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द पैस्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। नेक्स्ट हमारे आते हैं जोसेफ लिस्टर, जो कि हमारे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है। फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट कॉच, इन्होंने सॉलिड मीडिया लाया। ठीक है, सॉलिड मीडिया ये कहाँ से लाया कि इनका एक जो असिस्टेंट था उनकी वाइफ ने बोला कि आपको सॉलिड मीडिया पे करना है तो आप अगर यूज़ कर लो, अगर एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो आपको एक सॉलिड मीडिया दे देगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के लिए, और अगर कि अपनी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एक किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई करने के लिए ही काम आता है। तो इसलिए अगर एक बहुत अच्छा हमारे पास था कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम आज तक भी अगर कोई यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया में बहुत बार। ठीक है, तो हमारा रॉबर्ट कॉच सॉलिड मीडिया लाए। लिक्विड मीडिया कौन लाया था, लुइस पैस्चर, और हमारे सॉलिड मीडिया कौन लाए, रॉबर्ट कॉच। ठीक है, तो अब इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की, ही इंट्रोड्यूस द मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। तो कोई भी बैक्टीरिया को उसका एक प्योर कल्चर में उसको ग्रो करना, ये हमारे रॉबर्ट कॉच ने सिखाया। देन इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए। फिर डिस्कवर्ड बैक्टीरिया लाइक एंथ्रैक्स, ट्यूबरकल एंड कॉलेरा बैसिलाई। तो इन्होंने कौन कौन से हमारे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकल और कॉलेरा। देन कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स दी, एनिलीन डाई हम आज तक भी यूज़ करते हैं। फिर कॉच फिनोमिना क्या है कि रॉबर्ट कॉच ने ऑब्जर्व किया कि जो गिनिया पिग्स थे जिनके अंदर पहले से ट्यूबरकल बैसिलस से वो इन्फेक्टेड थे, तो अगर हम उनमें दोबारा ट्यूबरकुलस बैसिला या फिर उसका प्रोटीन दे तो उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती थी। तो इस चीज़ को हम कॉच फिनोमिना कहते हैं। फिर हमारे कुछ कॉच पोस्टुलेट आए, उन्होंने कहा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तभी एज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ डिसीज़ कहला सकता है अगर नंबर 1 वो
कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड हो उस लीजन्स ऑफ द डिसीज़ के साथ। डिसीज़ के जो भी हमारे गंदे गंदे सिम्टम्स आएंगे, लीजन्स होंगे, उन सब से रिलेटेड होगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ये पॉसिबल होना चाहिए कि हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एक प्योर कल्चर में ले जा सके फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज़। नंबर थर्ड, अगर हम वो किसी लैबोरेटरी एनिमल में डाल देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो सेम डिसीज़ करे। और नंबर फोर्थ, अगर हम उस लैबोरेटरी एनिमल से री आइसोलेट करके प्योर कल्चर में उसको ग्रोथ करें तो वो हो जाना चाहिए। तो ये 4 हमारे कॉलेज के पोस्टुलेट्स थे। लेकिन लेटर ऑन एक 5th क्राइटेरियन और आ गया था कि जो भी हमारी वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसकी एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे पेशेंट्स के सीरम में। और इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि ये सारे रूल्स, ये सारे पोस्टुलेट्स हमारे फॉलो नहीं करते। तो वो है हमारे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनीमा पैलिडम और नाइसेरिया गोनोरी। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ट्रिपोनीमा पैलिडम हमारे इन विट्रो ग्रो नहीं हो सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में हो सकते हैं। और नाइसेरिया गोनोरी एकदम उल्टा, कि वो हमारे इन विट्रो तो ग्रो हो सकता है लेकिन किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में नहीं हो सकते। तो अगर हम रिपीट करें कि रॉबर्ट कॉच ने क्या क्या दिया, क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, तो पहला वो सॉलिड मीडिया लाए। सॉलिड मीडिया में कौन सा, अगर एज द सॉलिडिफाइंग एजेंट। फिर नंबर 2, इन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया प्योर कल्चर में। नंबर 3, मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप मेथड किया। नंबर 4, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकल और कॉलरा बैसिलाई को ये खोज के लिए इन्होंने डिस्कवर किया। नंबर 5, एनिलीन डाई का यूज़ किया, उनको स्टेनिंग टेक्निक करी। नंबर 7, कॉच फिनोमिना, गिनिया पिग्स को देखा कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करते हैं अगर जो पहले से ही इन्फेक्टेड हो ट्यूबरकल बेसिलाई से, अगर उसमें दोबारा ट्यूबरकल बेसिलाई या फिर उसका प्रोटीन दिया जाए तो। और कॉच पॉस्टुलेट, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी एज अ कॉजेटिव एजेंट माना जाएगा कि अगर वो एक डिसीज़ के सारे लीजन से कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड हो, प्योर कल्चर में उसको ग्रोथ किया जा सके, वो सेम डिसीज़ कॉज करे अगर हम किसी लैबोरेटरी एनिमल में डालें, और उस लैबोरेटरी एनिमल से हम उसको रीआइसोलेट भी कर पाए। और फिफ्थ हमारा ये था कि उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए पेशेंट के सीरम में। एक्सेप्शंस में माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनीमा पैलिडम, नाइसेरिया गोनोरी। फिर हमारे आते हैं पॉल अर्लिच। पॉल अर्लिच हमारे फादर ऑफ कीमोथेरेपी है। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस को। सेकेंड, ही डेवलप्ड टेक्निक्स टू स्टेन टिश्यूज एंड ब्लड सेल्स। नंबर 3, he proposed a anti-toxin interaction called Ehrlich phenomena and also introduced methods of standardizing toxin and antitoxin. फिर साइड चेन थ्योरी इन्होंने प्रपोज की एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। और लास्ट, कीमोथेरेपी। सैल्वारसन एक आर्सेनिकल कंपाउंड है जो कि हम मैजिक बुलेट भी कहते हैं, और इट इज़ द फर्स्ट इफेक्टिव मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस हमारा एसटीडी होता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारा ये सैल्वारसन काम आया था। तो ये इसलिए कीमोथेरेपी भी पॉसिबल है, ये हमारे अर्लिच सर ने बताया। फिर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, और ये फाउंडर और फर्स्ट डायरेक्टर भी थे जिस चीज़ को हम कहते हैं पॉल अर्लिच इंस्टीट्यूट जर्मनी में। तो ये उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर थे। तो हमारे पॉल अर्लिच के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ही इज़ द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ही रिपोर्टेड फर्स्ट acid fast nature of the tubercle bacillus, he developed techniques to stain tissues and blood cells, proposed a toxin-antitoxin interaction toxin-antitoxin interaction called Ehrlich phenomena, and also introduced methods of standardizing toxin and antitoxins. He proposed side chain theory for antibody production and also discovered that chemotherapy is possible by salvarsan, which is an arsenical compound also known as magic bullet, used for the medical treatment of syphilis. Then he was awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicines. There is a bacteria which is named after him, Ehrlichia, and then he is the founder and first director of the Paul Ehrlich Institute in Germany. और भी दो चार हैं हमारे कंट्रीब्यूटर्स, जैसे हांस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने हमारा ग्राम स्टेन दिया जो कि बैक्टीरिया को स्टेन करने में काम आता है। अर्न्स्ट रस्का, इन्होंने हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फाउंडर थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, इन्होंने पेनिसिलिन हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक सब्सटेंस को बनाया था। देन अब हम आते हैं इसके MCQs में।
तो लुईस पैस्चर के बारे में हम लिख देंगे बहुत कुछ, फर्मेंटेशन, पैस्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है। कॉज पोस्टुलेट्स के बारे में हम लिख देंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब एक कॉजेटिव एजेंट कहलाता है। हु हैड डिस्क्राइब द जर्म थ्योरी ऑफ लाइफ, तो जर्म थ्योरी ऑफ लाइफ हमारी किसने करी थी, जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया था, तो वो कौन थे, हमारे लुईस पैस्चर। देन हु हैज़ इंट्रोड्यूस द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हमारी कौन लाए थे, ऑटोक्लेव और स्टीम स्टेरिलाइजर और हमारा क्या था, हॉट एयर ओवन, ये भी हमारे लुईस पैस्चर ही लाए थे। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ये हमारे लिस्टर थे, जोसेफ लिस्टर। देन हु इज़ द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, हमने अभी पढ़ा, पॉल अर्लिच। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फॉलोज कॉज पोस्टुलेट्स, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, नहीं ये तो नहीं फॉलो करता। ट्रिपोनीमा पैलिडम, नहीं ये भी नहीं करता। नाइसीरिया गोनोरी, नहीं भी नहीं करता। तो आंसर हुआ बी पार्ट, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये हमारे कॉज पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है जो फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, उसमें से हमारे इम्पॉर्टेंट यही है, लुईस पैस्चर, कॉज पोस्टुलेट्स, ठीक है, इनमें से यही मोस्टली आते हैं। देन आते हैं हमारे माइक्रोस्कोपी में हमें ये सारे माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं, तो ज़्यादा नहीं है, इजी सा टॉपिक है, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शुरू करते हैं ब्राइट फील्ड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप से। इसको हम ब्राइट फील्ड भी कह सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। और इसमें क्यों कहते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें होता है हमारा वन लेंस, और कंपाउंड में मतलब टू लेंसेज। कौन कौन से टू लेंसेज होते हैं हमारे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक ऑक्यूलर लेंस होता है। तो ऑक्यूलर लेंस को हम आई पीस या फिर आई लेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, कुछ दो चार अलग अलग हमारे पास पॉइंट्स है, वो भी आप सुन लीजिए। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो लाइट हमारी आंखों से हम देख सकते हैं वो कितनी होती है, 500 नैनोमीटर। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है इस हमारे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में, ये पहले ट्रांसमिट होती है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में आती है, फिर ऑक्यूलर लेंस में आती है। तो ये पूरी ऑब्जेक्टिव लेंस में एक बार मैग्नीफाई, फिर ऑक्यूलर लेंस में दोबारा मैग्नीफाई होके आती है। तो क्या होता है हमारे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में, नाम से पता चल रहा है कि ब्राइट फील्ड मतलब ब्राइट बैकग्राउंड, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दिखेगा, डार्क, और बैकग्राउंड कैसे दिखेगा, ब्राइट, ठीक है। तो ये तो हमें नाम से पता चल गया। और क्या क्या पॉइंट्स है कि रेजोल्यूशन कितना होता है, तो 200 to 300 नैनोमीटर या फिर 0.2 to 0.3 माइक्रॉन्स, तो ये हमारे रेजोल्यूशन पावर है। तो रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन, इसका हमारा वो क्या होता है फॉर्मूला, इट इज़ वेवलेंथ बाय 2Na। Na क्या होता है, अब हमारा Na होता है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो जो हमारी रिजॉल्विंग पावर होती है वो हमारी किस किस पे डिपेंड करेगी, फिर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी और न्यूमेरिकल एपर्चर पे। अब ये न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, ये न्यूमेरिकल एपर्चर होता है हमारा n sin थीटा, जहाँ पे n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, मैं ये सारे अजीब से पॉइंट आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत इसमें अब MCQ आने लगे हैं। पिछले सालों में भी एम्स में कुछ MCQ ऐसे आए थे जो इन क्वेश्चंस की बेसिस पे थे। तो क्या होता है कि हमारा एक न्यूमेरिकल एपर्चर होता है जिसका फॉर्मूला है n sin थीटा, जहाँ पे n हमारा रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ऑयल का होता है हमारा 1.5, तो और थीटा क्या होता है, वो एक एंगल होता है। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल एपर्चर है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और हमारा जो रिजॉल्विंग पावर है वो अब न्यूमेरिकल एपर्चर पे डिपेंड करती है, तो वो भी इनडायरेक्टली हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करी, न्यूमेरिकल एपर्चर पे करी, और वेवलेंथ पे, थिकनेस पे वो डिपेंड नहीं करती रिजॉल्विंग पावर। तो रेजोल्यूशन होता क्या है, रेजोल्यूशन इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हमें 2 पॉइंट सेपरेट दिख सके, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हमें 2 पॉइंट्स सेपरेट दिख सके, तो वो हमारा रेजोल्यूशन पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर होती है। अगर हम पार्ट्स देखें माइक्रोस्कोप के, तो बेस होता है, ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट, ये बड़ा वाला कोर्स एडजस्टमेंट, ये लाइट सोर्स, फिर आता है हमारे कंडेंसर। अब कंडेंसर का हमारा क्या फंक्शन होता है कि हमारी जो सारी लाइट है उसको फोकस करता है स्टेज पे। तो यहाँ पे स्टेज पे हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं, बीच में एक आइरिस डायफ्राम भी आता है जिसको हम फुल ओपन, हाफ ओपन, पूरा बंद, ये सब कर सकते हैं।
देन ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे रिजॉल्विंग नोज पीस होता है, टरेट या फिर रिजॉल्विंग टरेट कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज नहीं होता? ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस हमारे 10x ही होते हैं और 10x ही रहेंगे। ये हमारा सी शेप आर्म है जो पूरा इसको हम पकड़ के ले जाते हैं माइक्रोस्कोप को, और ये सब कुछ होल्ड करता है। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए बेसिक माइक्रोस्कोप के। देन हम आते हैं कि ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या क्या होते हैं। तो ऑक्यूलर लेंस हमारा आई लेंस भी होता है, 10x इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। और ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे 4 तरीके के होते हैं, 4x, 10x, 40x और 100x। 4x मतलब स्कैनर, 10x मतलब लो ड्राई, 40x मतलब हाई ड्राई और 100x मतलब ऑयल इमर्शन। तो अब क्या होता है कि जब हम 2 लेंस लगे हैं ना, तो जब भी कोई हमारी इमेज बन के आएगी वो क्या होगी, जैसे अगर हमने स्कैनर वाला यूज़ करें तो 4x इंटू 10x, तो हमारे टोटल मैग्नीफिकेशन पावर हो जाएगी 40x। अगर हम लो ड्राई वाला लेंगे तो 10x इंटू 10x, तो हमारे पास 100x मैग्नीफिकेशन पावर आ जाएगी। ऐसे ही हाई ड्राई में 40x इंटू 10x, तो हमारे पास 400 मैग्नीफिकेशन पावर हो जाएगी। तो हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन पावर किसकी हुई? ऑयल इमर्शन लेंस की। 100x इंटू 10x, तो हमारे पास 1000x मैग्नीफिकेशन पावर हो जाएगी। तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई देगी। तो ये हमारा सब कुछ था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम आते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हमारा मेनली लाइट फील्ड जैसा ही होता है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो अलग होते हैं। अब डार्क फील्ड नाम से ही पता चल रहा है कि बैकग्राउंड हमारा डार्क होगा। डार्क फील्ड है, डार्क बैकग्राउंड है और ऑब्जेक्ट एकदम ब्राइट दिखेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो याद रखना ही रखना है। दूसरा पॉइंट, जो इसका कंडेंसर होता है उसके बीच में ना छेद होता है, एक सेंट्रल ओपेक एरिया होता है, वहाँ से लाइट पास हमारी नहीं करती है। फिर जो लाइट है वो जो स्पेसिमेन में जो सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी ना स्पेसिमेन से, वही ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी। सो ओनली द लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम यहाँ पे इसका इमेज देखें डार्क फील्ड का, तो जैसे हमने यहाँ पे लाइट छोड़ी, ये आपने कंडेंसर देखा, ये बीच में ओपेक डिस्क है, तो ये हमारी साइड से जाएगी लाइट, स्पेसिमेन से टकराएगी, जो स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होके जाएगी सिर्फ वही लाइट हम काउंट करेंगे। ये जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट है ये काउंट हम नहीं करेंगे, ये नहीं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है हमारी, इससे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से हम लिविंग अनस्टेन्ड थिन स्लेंडर बैक्टीरिया देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोकीट्स। क्या होता है कि स्टेनिंग की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं, अब स्टेन नहीं किया, स्टेनिंग मतलब फिक्स करना बैक्टीरिया को उधर, तो जब हम फिक्सेशन नहीं करते हैं तो वो डेड नहीं होगा, तो हम लाइव बैक्टीरिया देख सकते हैं। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ पतले पतले थिन स्लेंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है, और एग्जाम्पल इसका मस्त एग्जाम्पल है स्पाइरोकीट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे। इसमें क्या नाम से पता चल रहा है कि कंट्रास्ट अच्छा होगा, कंट्रास्ट एनहांस्ड होगा। अगर कंट्रास्ट हमारा एनहांस्ड होगा तो हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे। अभी तक तो हम बार बार से सरफेस ही देख पा रहे थे कि हाँ यार कुछ दिख रहा है, लेकिन अब हम उसके अंदर भी देख पाएंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देख पाएंगे, क्योंकि कंट्रास्ट बहुत एनहांस्ड हो गया। तो क्या होता है कि ये भी हमारा अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स को देख सकता है। It converts light differences in refractive index and cell density into easily detectable variations in light intensity। और ये कौन काम कर रहा है? हमारा फेस प्लेट। ये फेस प्लेट का फंक्शन है। नहीं समझा? बताती हूँ मैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है कि क्या होता है कि जो हमारे सेल है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है, ज़रूरी तो नहीं है कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, अलग अलग होगा। अब चाहे थोड़ा बहुत जितना भी अलग है, ये हमारा जो फेस प्लेट है ये कोशिश करेगी कि उनमें मिनिमम हमारा वेरिएशन हो, और एंड तक आते आते एकदम जब हम आँख से विजुलाइज करेंगे वहाँ तक आते आते सारे जितने वेरिएशन वो सब कम हो गए हो, एकदम डिफरेंसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो गए हो, और हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई दे। तो क्या करेगा ये, जितने भी हमारे डिफरेंसेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, सेल डेंसिटी में, ये सब उसको चेंज कर देगा एक डिटेक्टेबल लाइट इंटेंसिटी में। तो अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया नहीं है, तो यहाँ की जो रे वो अनडिविटेड चली जाएगी, लेकिन जो बैक्टीरिया की वो जाएगी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका पाथवे, और फिर
आगे जाएगी। तो क्या होता है कि अब हमारी जो फेस प्लेट है ये कुछ ऐसे चेंजेस कर देती है कि हमारा जो ये डिविएटेड रे थी, जो पहले 1/4 वेवलेंथ डिविएटेड थी, फिर हाफ वेवलेंथ डिविएटेड थी, वो ऐसे चेंज होते होते एकदम डिविएटेड एंड अनडिविएटेड रेज कैंसिल आउट ईच अदर। तो आराम से फिर हम डिटेक्टेबल उसको देख सकते हैं, जितने भी उसके वेरिएशन थे वो धीरे धीरे होके ख़त्म होने लग गए। ऐसे ही हमारा इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, हमने पहले ही बोला कि कंट्रास्ट अच्छा है तो मतलब हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देंगी, तो इंटरनल सेलर कॉम्पोनेंट्स ये बहुत अच्छे से हमें दिखाई देंगे। तो और क्या क्या होता है कि दे बिकम क्लियरली विजिबल बिकॉज दे हैव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वाटर। अब क्योंकि उनकी डिफरेंट है और फिर वो जाके हमारे डिटेक्टेबल लाइट इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो गए, तो हमें बहुत अच्छे से वो दिखाई दिया। मोटिलिटी भी दिखाई देगी क्योंकि लाइव ऑर्गेनिज्म में अनस्टेन्ड है, और शेप भी हमें पता चल जाएगी किसकी, उस लिविंग सेल की। ऐसे ही हमारी एक और माइक्रोस्कोप आता है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब उसमें ना जो लाइट में फ़र्क है, बस पोलराइज लाइट लेगा वो भी अनस्टेन्ड और लाइव ऑर्गेनिज्म के लिए है, और उसका 3D व्यू आएगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप करता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में। अब ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हमारा क्या हो रहा है, ये पूरी इमेज से ही समझते हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स है, एक ये एक्साइटेशन फ़िल्टर है, ये डाइक्रोमेटिक फ़िल्टर है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिमेन रखेंगे, ये ग्रीन वाली लाइट वापस जा रही है बैरियर फिल्टर से टकरा के आईपीस की तरफ, डिटेक्टर की तरफ। तो क्या हो रहा है, ये एक्साइटेशन जो हमारी जो लाइट है ना, ये लाइट हम जैसे ब्लू लाइट, यूवी लाइट, ये जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है मेनली हम वो यूज़ करते हैं जैसे। और जो एक्साइटेशन फ़िल्टर है ना, दिस सेलेक्ट्स एंड ट्रांसमिट्स ओनली डिज़ायर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो भी सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ वाले होंगे वो हमारे यहाँ पे पास करेंगे, डाइक्रोमेटिक मिरर से टकराएंगे और नीचे जाएंगे। डाइक्रोमेटिक मिरर क्या कर रहा है, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स एक्साइटेशन लाइट टूवर्ड्स दी सैम्पल। तो इसका ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं, इधर जाएगा और यहाँ से टकरा के नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आ गया स्पेसिमेन पे। अब स्पेसिमेन एक फ्लोरोक्रोम है। फ्लोरोक्रोम बोले तो कि स्पेसिमेन के पास इट इज़ लेबल्ड विद ग्रीन एमिटिंग फ्लोरोफोर या फिर प्रोटीन। तो इसमें क्या है, ग्रीन एमिटिंग फ्लोरोफोर और प्रोटीन। तो ये हमारा क्या करेगा, हमारी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, एमिट करेगा। अब शॉर्टर वाली इसने ली थी और लॉन्गर वाली ये देगा। तो emitted fluorescence light which is in visible range and it is of longer wavelength। अब क्या होगा कि ये वापस हमारे यहाँ पे डायक्रोमेटिक मिरर पे जाएगी। अब डायक्रोमेटिक मिरर क्या करेगा, इट ट्रांसफर्स लॉन्गर वेवलेंथ टूवर्ड्स दी डिटेक्टर। तो हमारा यहाँ से फिर सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ वाली आगे जाएगी और बैरियर फिल्टर से टकराएगी। बैरियर फिल्टर को हम एमिशन फिल्टर भी कहते हैं, और इसका भी काम यही है कि इट विल ब्लॉक एक्साइटेशन लाइट। एक्साइटेशन लाइट मतलब कौन सी थी, ये वाली ब्लू वाली लाइट। एक्साइटेशन लाइट को ब्लॉक करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ फ्लोरेसेंस एमिशन वाली लाइट को, और फिर वो हमारे डिटेक्टर के पास चले जाएगी। डिटेक्टर क्या है, कैमरा भी है ना, तो कैमरा शुड ऑल्सो डिटेक्ट फ्लोरेसेंस सिग्नल अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो ये भी हमारा डिटेक्टर का काम है। ये अगर हम बैरियर फिल्टर के बारे में कुछ देखें कि ये रिमूव क्या कर रहा था, हमारी यूवी लाइट है ना, ब्लू लाइट। क्यों, क्योंकि वरना वो हमारी आँखों को डैमेज कर सकती है। तो ब्लू और वायलेट लाइट होती है ना, ये हमारी कंट्रास्ट भी कम कर सकती है। यूवी लाइट अगर आ जाएगी तो हमारी आँखों को डैमेज कर सकती है। तो ये बैरियर फिल्टर का, ये वाला जो बैरियर फिल्टर था या एमिशन फिल्टर था, उसका ये काम है। तो ऐसे हमारा ये दिखाई देगा, ये कुछ एकदम मस्त चमकते समय तो नियॉन जैसे दिखाई देंगे, फ्लोरेसेंस दिखाई देंगे। और आई होप आपको ये अभी समझ आ गया हो कि कैसे ये लाइट गई थी, ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ वाली स्पेसिमेन पे गई। स्पेसिमेन हमारा फ्लोरोक्रोम वाला बंदा था। ग्रीन एमिटेड लाइट उसने वापस करी जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की थी, विजिबल रेंज में थी। वो डायक्रोमेटिक मिरर से गई, फिर बैरियर फिल्टर से गई, और फिर हमारी आइज़ को डिटेक्ट हुई। फिर नेक्स्ट आते हैं हम कि ये जो फ्लोरेसेंस हमने बोला कि चलो ठीक है, स्पेसिमेन में फ्लोरो था, उसमें फ्लोरोक्रोम था, फ्लोरोफोर था। तो ये कौन कौन से फ्लोरेसेंट डाई होते हैं, तो पहला है हमारा ये फ्लोरेसेंस
आइसोथाइनेट, मतलब FITC, फ्लोरोसेंस आइसोथायोसाइनेट। तो ये क्या करेगा, ये हमारी एंटीबॉडी से बाइंड करता है और हम इसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में भी हम ये पढ़ेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। और यहाँ पे हमारा ये फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनेट यूज़ होता है, FITC। नेक्स्ट हमारा कैल्कोफ्लोर वाइट, ये हमारा काइटिन को बाइंड करेगा। काइटिन हमारा फंगल सेल वॉल का एक कॉम्पोजिशन होता है कि काइटिन ही फंगल सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है आर्किडिन ऑरेंज, ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA को बाइंड करेगा। और कहाँ पे यूज़ होता है ये, माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब मेथड्स में। इससे हम फाइलेरियासिस और मलेरिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, आर्किडिन ऑरेंज हमारा सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA को बाइंड करता है और माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब मेथड्स में यूज़ होता है फाइलेरियासिस और मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए। फिर आता है हमारा ऑरामीन फिनॉल और रोडोमीन बी। तो ये रोडोमीन बी और ऑरामीन फिनॉल हमारे माइकोबैक्टीरिया, माइकोलिक एसिड्स, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में काम आता है। देन हम आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसकी एक पॉइंट आप याद रखना कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है हमारी 0.005 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे अच्छे से दिखाता है, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी दिख जाती है। तो हमें फ्लैजिला, फ्रिमरिए, इंटरस्टेलर स्ट्रक्चर सब दिख जाएगा। फ्लैजिला सोचो इतना पतला सा होता है, वो भी दिख जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने दिया, अर्नस्ट रस्का। ये हमने अभी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्नस्ट रस्का ने हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया था। तो क्या होता है कि इसकी कुछ डिफरेंसेस है, यही से हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के क्या क्या फीचर्स हैं। तो रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है इसकी, 0.1 to 0.5 नैनोमीटर। और हमारी लाइट माइक्रोस्कोप में क्या थी, 0.2 माइक्रॉन्स। यूनिट का भी ध्यान रखना, यहाँ पे माइक्रॉन्स है, यहाँ पे नैनोमीटर है। रेडिएशन सोर्स, यहाँ पे हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम या फिर इलेक्ट्रॉन गन या फिर कैथोड ट्यूब, ये सब हम एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज़ कर रहे हैं। मीडियम, ट्रैवल ऑफ मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर और यहाँ पे वैक्यूम। हम यहाँ पे एयर से पास ऑन करते हैं, मतलब एयर होती है ना बीच में, और दोनों लेंसेज के बीच में एयर होती है ना, या फिर स्टेज या फिर लेंस के बीच में एयर होती है। और यहाँ पे हमारा वैक्यूम होता है। क्यों वैक्यूम हमने किया है, जिससे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह है ना, वो हमारे उस इलेक्ट्रॉन को डिविएट ना करे, वो हमारी जो भी हम इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ रहे हैं वो एकदम अच्छे से सीधी सीधी जाए। स्पेसिमेन माउंट, ये हमारा ग्लास स्लाइड पे हो रहा है, ये हमारी मेटल ग्रिड पे हो रहा है। टाइप ऑफ लेंस, यहाँ पे ग्लास और कंडेंसर ऐसे लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। क्यों हम आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहे हैं, जिससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम डायरेक्टली फोकस हुए उस ऑब्जेक्ट पे जिसको हमें देखना है। तो इसलिए ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फीचर्स हैं। अगर हम थोड़ा और देखें इसको अच्छे से कि वैक्यूम हम क्यों यूज़ कर रहे थे, वैक्यूम पाथ, बिकॉज इन एयर पाथ इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट डिफ्लेक्टेड बाय कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स। सो to prevent this collisions we are giving high vacuum conditions and the medium of travel is then high vacuum and not air. फिर हम आते हैं इसमें कि क्या होता है कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कहाँ फ़र्क आ जाता है कि या तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं या फिर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं। कहाँ पे, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे अगर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इससे हमें सरफेस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और अगर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, तो हमें सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। देन अब हम आते हैं इसके, हाँ, एक और लास्ट ये पॉइंट है कि समटाइम्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर नेगेटिव स्टेनिंग फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इज़ यूज्ड टू स्टडी वेरी स्लेंडर स्ट्रक्चर्स। तो अगर हमें एकदम थिन पतले पतले चीज़ें देखनी हो तो हम फॉस्फोटंगस्टिक एसिड यूज़ करेंगे नेगेटिव स्टेनिंग के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कभी कभी। फिर थोड़ा ये MCQs भी हम देख लेते हैं कि ये पहले तो शॉर्ट नोट, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मेरे को लगता है कि आप लिख लोगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस चीज़ के बारे में। मेन पॉइंट थे मैंने आपको सारे बता दिए। MCQs पे आते हैं सीधा।
अनएडेड ह्यूमन आई हैज़ ए रेजोल्यूशन पावर ऑफ, तो यहाँ पे हमारी 0.2 मिलीमीटर हमारी रेजोल्यूशन पावर होती है। ये नैनोमीटर माइक्रोन नहीं होती, ये हमारी थोड़ी बड़ी होती है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग microbial motility, determining the shape of living cell, detecting bacterial components such as endospores, inclusion bodies, all of the above। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में देखो माइक्रोबियल मोटिलिटी मिलेगी क्योंकि लाइव ऑर्गेनिज्म है, अनस्टेन्ड है, लाइव है। डिटरमाइनिंग द शेप भी मिलेगी क्योंकि अब हम देख पा रहे तो हम शेप तो रिकग्नाइज कर ही सकते हैं ना कि क्या शेप है। और जो हमें फेस कंट्रास्ट में क्या होता है कि कंट्रास्ट एनहांस है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव, तो 2 का हुआ डी। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। अब डार्क बैकग्राउंड मतलब डार्क फील्ड, सिंपल क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर्स फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल एक्सेप्ट हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन। हाँ, ये हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई होती है। मीडियम ऑफ ट्रैवल, हाँ अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का हाई वैक्यूम है और लाइट माइक्रोस्कोप का एयर है। रेजोल्यूशन, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 0.2 से 0.5 नैनोमीटर है, 0.1 से 0.15 नैनोमीटर है, और लाइट माइक्रोस्कोप का 0.2 से 0.5 हमारा माइक्रोन है। और नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि स्पेसिमेन प्रिपरेशन की ज़रूरत तो पड़ती है, स्टेनिंग की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने के तरीके होते हैं उन सब की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा ये माइक्रोस्कोपी वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something